किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान भाइयों की खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, किसान भाई आगे बढ़ सकें, प्रगतिशील बन सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ता है। आप जैसे सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन में अलग अलग सेगमेंट्स में हम अलग अलग जानकारियां आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या जानकारी मिलेगी हमें मंत्रालय से, उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान किसान की, उसके बाद हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। तो अपने कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन, आज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या जानकारी मिलेगी आज मंत्रालय से। किसान भाई जब कृषि स्टार्टअप या फिर किसी एफपीओ की शुरुआत करते हैं तो कुछ वैधानिक नियम होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये वैधानिक नियम आगे चलकर कृषि स्टार्टअप को या एफपीओ को स्थापित करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। क्या है ये वैधानिक नियम, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के फसल उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए जानते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है। किसान भाइयों, जैसा कि देखने में आता है कि हम एग्री स्टार्टअप बना तो लेते हैं या हमारे युवा उद्यमी हैं वो भी एक एग्री स्टार्टअप बना लेते हैं, लेकिन स्टेट्यूटरी कंप्लाइंसेस पूरा नहीं करते हैं या कर पाते हैं तो हमें आगे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही एग्री स्टार्टअप के साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में भी लागू होता है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही रजिस्टर होती है और कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स इस पर भी लागू होते हैं इसी तरह से। तो किसान भाई इसमें यहाँ देखें, जो हमारा एफपीसी बना है या एग्री स्टार्टअप है उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी या एफपीओ एफपीसी का एक संविधान होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस पर आधारित कैसे कार्य करना है संविधान के बेस पर वह करते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी रहती है कि बोर्ड मीटिंग साल में जैसे कि 4 करना है या फिर जैसा भी उसमें लिखा हुआ है आप उसके हिसाब से करें। और जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जो वार्षिक बैठक होती है, वह साल में 1 बार करनी होती है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं पर एक तो करना अनिवार्य होती है और अधिकतर उसकी जो अंतिम तिथि होती है 30 सितंबर तक होती है। 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कंप्लाइंसेस प्रभावित हो जाती हैं उससे। इसी तरह से उसमें किसान ADT 1 फाइल करना होता है कि जो ऑडिट होता है स्टेट्यूटरी ऑडिट, जो कि उसमें स्टेट्यूटरी ऑडिटर होता है जो करता है, वो उसको उसके बारे में जानकारी करनी पड़ती है एजीएम के तुरंत बाद, जो कि होता है। और इसी तरह से उसमें EOC 4 नामक फॉर्म को दाखिल करना होता है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिटर द्वारा किया जाता है या एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। और इसके बाद MGT 7 भी फाइल करना होता है, जिसमें कि जो एनुअल रिटर्न होता है या एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर करना होता है। तो इस तरह के कंप्लाइंसेस करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, जो चाहे एग्री स्टार्टअप हो चाहे एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, दोनों के लिए अगर हम यह नहीं करेंगे तो काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि MSME में रजिस्ट्रेशन है या अगर आप ISO वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रयास करना होगा। और इसके बाद अगर जैसे कि अगर आप वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ, तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो PF और ESI के अंतर्गत आप अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसका तो रिटर्न हर महीने ही दाखिल करना होता है। और इसमें यह ध्यान रखें किसान भाई कि ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे तो भी हमें वो नील रिटर्न फाइल करना ही करना है, या हम कहें कि हम तो कंपनी बंद है कोई काम नहीं कर रहे हैं तो भी या तो आप वाइंड अप कराएं उसको, नहीं तो ये फ़ाइन आपका लगातार चलता रहेगा। इसी तरह से जैसे हम चूँकि व्यापार कर रहे हैं तो सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का लाइसेंस वगैरह है यह लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम फूड में कोई काम कर रहे हैं तो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आगे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसका नाम है विज्ञान और किसान।
हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ दूध की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में दूध उत्पादन के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। सोया दूध बनाने का तरीका भी ऐसे में विकसित किया गया है। क्या है ये सोया दूध और इस दूध में कितने प्रोटीन की मात्रा है, इसके बारे में आइए देखते हैं। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। दोस्तों, वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको अगले 2 सेगमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? ए. राजस्थान, बी. ओडिशा, सी. तटीय क्षेत्रों में, डी. पूर्वोत्तर प्रदेशों में। सही जवाब है डी. पूर्वोत्तर प्रदेशों में। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के खेती किसानी से जुड़े हुए ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए किसान भाई आगे आकर कृषि स्टार्टअप कर रहे हैं। ये कृषि स्टार्टअप न केवल उनकी आय को बढ़ा रहे हैं बल्कि आसपास के किसानों के लिए रोजगार भी पैदा कर रहे हैं और उनके लिए एक प्रेरणा भी स्थापित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज क्या कुछ खास है। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती हैं। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एक छोटा सा पहाड़ी गांव पंजियानो। खेतों में लहलहाती फसलें, सब्जियों और फलों के पौधे पूर्ण रूप से जैविक खेती का ही परिणाम है। इसका श्रेय जाता है लीना शर्मा जी को। ये गांव प्राकृतिक खेती का एक अनुसरणीय उदाहरण बन चुका है।
मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और इस खेती का प्रशिक्षण मुझे पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से मिला और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य और हमारी जमीन के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए मैंने इसको करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद भी लीना जी स्वयं ही तैयार करती हैं। इसके लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, लस्सी, पेड़ों के पत्ते और अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। लीना जी ने अपने गांव में अन्य महिला किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। इसके साथ आपने जो है ये लगानी थी, दालों की फसलें लगानी थी, जैसे कि टमाटर लगे। अगर इसमें ऐसा रोग लग जाता है, इस तरह का अगर रोग लग जाता है तो इसके लिए आपने खट्टी लस्सी का प्रयोग करना है और इसके यहाँ किनारियों में आपने दालें बीजनी है, क्योंकि दालों से जो है इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। और हर 21 दिन के बाद जो है आपने इसमें जीवामृत की स्प्रे करनी है आप लोगों ने इसमें। एक देखा कर यही नहीं, लीना जी ग्रामीण किसान महिलाओं को जैविक खेती की पूरी विधि का प्रशिक्षण भी दे रही हैं, ताकि वो भी इसमें पारंगत हो जाए। प्राकृतिक खेती करने से मुझे भारत की 10 किसान महिलाओं में स्थान मिला है और उसके बाद मैंने अपने गांव की सभी महिलाओं को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इस सराहनीय कार्य के लिए लीना जी को राष्ट्रीय सतह पर पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह के कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। लीना जी को अनेक प्रकार के सम्मान और इनाम प्राप्त हो चुके हैं। प्राकृतिक खेती के लिए मुझे बहुत से सम्मानों से नवाजा गया, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर द्वारा मुझे कृषि दूत का सम्मान मिला और 15 अगस्त को एसडीएम द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और बहुत सी संस्थाएं जैसे फोकस हिमाचल के द्वारा मुझे महिला दिवस पर सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और जो हमारा आदर्श हिमाचल है उसमें भी हमें सम्मानित किया गया और इस तरह के सम्मान मिलने से मुझे नई ऊर्जा मिली। लीना जी न केवल एक सफल किसान है, अपितु सफल गृहिणी भी है। घर परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती है, चाहे रसोई हो या बच्चों को पढ़ाने का काम। लीना जी चाहती हैं कि प्राकृतिक खेती की ये परंपरा बनी रहे। इसके लिए वो नई पीढ़ी को भी प्रेरित और प्रशिक्षित कर रही हैं। ये काम उन्होंने अपनी बेटी से ही आरंभ किया है। लीना जी वास्तव में प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। तो देखा आपने कृषि स्टार्टअप कैसे किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप अपना खास कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। अब अपने अगले सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज हम जानेंगे एआई कृषि हमें खेती किसानी से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं अपने एआई एंकर कृषि का। कृषि, क्या कुछ जानकारी है आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात फलों के राजा आम की कर लेते हैं।
आम की रोपाई दो तरह से होती है, सामान्य विधि और सघन प्रणाली। सामान्य विधि में पौधों और कतारों के बीच 10-10 मीटर की दूरी रखनी होती है, जबकि सघन प्रणाली में पौधों की दूरी 2.5 मीटर और कतारों के बीच फासला 4 मीटर रहेगा। पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। बारिश शुरू होने से पहले 20 से 30 किलो गोबर की खाद, 2 किलो नीम की फली, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम मिथाइल पैरामिथियन की डस्ट को खेत की ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाएं और गड्ढों को अच्छी तरह भर दें। 2-3 बारिश हो जाने के बाद जब मिट्टी दब जाए तो पौधों की रोपाई कर लें। पपीते के नए बाग रोपने के लिए भी गड्ढों की खुदाई इस समय की जा सकती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 से 5 मीटर रहेगी। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75 सेंटीमीटर होगी। हर गड्ढे में 30 से 40 किलो गोबर की खाद और गड्ढे से निकाली गई ऊपरी मिट्टी नीम की फली मिलाकर खेत से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर दें। अमरूद की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नए बाग लगाने के लिए गड्ढों की जगह पर निशान लगा लें और 5x5 की दूरी पर गड्ढे बना लें। हर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पपीते के समान यानी 75 सेंटीमीटर रहेगी और खाद की मात्रा भी पपीते के समान ही देनी है। केले की भी रोपाई का सही समय चल रहा है। रोपाई के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा, स्वस्थ और रोग मुक्त पत्ती यानी पौधे का चुनाव करें। रोपाई से पहले सभी पत्तियों को उचित दवा से उपचारित जरूर कर लें। वहीं लीची में घूंटी के जरिए पौध तैयार की जाती है। लीची की घूंटी बांधने का सही समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय बांधी गई घूंटी सबसे उत्तम होती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दोस्तों कि जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कोने कोने से कई लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे किसान भाई भी शामिल थे। हम आपको राजस्थान के अलवर से बुलाए गए कुछ ऐसे किसानों से मिलवाने जा रहे हैं जो इस समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद ये दूरदर्शन किसान के दफ्तर भी पहुँचे। यहाँ उन्हें पूरे दफ्तर की सैर कराई गई। हम यहाँ मोदी के शपथ समारोह में आए। मोदी जी ने 2 बार अच्छा काम किया है, तो हम तीसरी बार ये सोच रहे हैं कि और किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे पिछली बार चुनाव से थोड़ा दिन पहले ही एक लखपति दीदी का और ये ड्रोन योजना शुरू की है, जो हमारे इलाके में 1 ड्रोन मिल चुका है। अब की बार उससे दवाई छिड़की जाएगी जो फसलों के ऊपर, तो उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला है। ये मृदा जाँच करवाई है अब की बार, जिससे ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है। उसकी जांच से उसका वो मिल जाता है सर्टिफिकेट, और उसी आधार पे हम उसमें दवाई डालते हैं। अलवर से आए ये धरती पुत्र दूरदर्शन किसान चैनल के नियमित दर्शक हैं। उनका कहना था कि चैनल पर दी गई जानकारी से उन्हें लाभ हो रहा है और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जो योजना है वो किसान सम्मान निधि योजना थी। जो हमारा गरीब किसान था उसको बीज के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं होते थे। इस चक्कर में प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि जो चलाई, जो 2-2 हज़ार रुपये की तिमाही किस्त देते हैं, उससे किसान को उन्नत बीज लेने में बहुत फ़ायदा मिला। प्रधानमंत्री जी ने तारबंदी की योजना चलाई है, जिसमें 40% सब्सिडी किसान को मिलती है। उससे भी किसान को काफ़ी लाभ मिलता है और किसान की फसल सुरक्षित रहती है और किसान की उन्नति ज़्यादा होती है, जिससे इस किसान की इनकम भी ज़्यादा बढ़ी है। मशीनरी लोन है, जैसे पहले हमारे किसान रोटोवीटर जिसके बारे में कम परिचित थे, अभी जैसे उस पर 60% की सब्सिडी दे रखी है। अभी जैसे फसल काटने वाली मशीन है, उस पर भी 60% की सब्सिडी दे रखी है। राजस्थान में मूलभूत पानी की कमी आई है, तो उससे जो फलदार पौधे लगाने में, जैसे आंवले की फसल लगाइए, किन्नू की फसल लगाइए, तो उससे भी गवर्नमेंट जो फ्री में पौधे उपलब्ध करवा रही है। उस पर ड्रिप पद्धति है, उस पर 60% की सब्सिडी दे रही है। ये ऐसे किसान हैं जिन्हें मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकालों के दौरान कृषि क्षेत्र में लिए गए फैसलों और योजनाओं की पूरी जानकारी है। इन्हें उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में और भी फैसले किसान हित में लिए जाएंगे।
दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से किसान भाई सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी या आप कोई भी सुझाव अपना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। आप बने रहें, सीखते रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।